बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, अल अज़ीज़ एवनफील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो साबिक वज़ीर आज़म हैं उनकी जानिब से दायर की गई अपील्स जो हैं वो खारिज कर दी हैं और ये बुनियाद रखी गई कि जो कानून का मफरूर हो वो हक़ समात खो देता है, जिसमें कुछ केसेस का भी हवाला दिया गया, जिसमें साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के केस का भी हवाला दिया गया है। इसके अलावा पार्लियामेंट के अंदर बजट पर तवील बहस हो चुकी है और उसके बाद अब बिल जो रेफरेंस है वो पेश आएगा, फाइनेंस बिल पेश किया जाएगा, जिसके बाद मजीद पार्लियामेंट की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि 29 जून तक बजट पास करवा लिया जाएगा। इस पर अपोजिशन क्या राय रखती है? और आजकल पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुलाकातों का जो सिलसिला जारी है, पंजाब में रिवाइवल के हवाले से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोच रही है वो रिवाइवल किस तरीके से होगा, कौन से पुराने रुफका वापस आएंगे और पंजाब की सियासत को किस हद तक बूम मिलेगा, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी साहब ने। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बुखारी साहब, सियासी मंजरनामे पे बाद में जाऊंगा, फिल वक्त बात कर लेते हैं पंजाब की सियासत के हवाले से। चौधरी बरादरान से भी मुलाकातें हुई साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की, तो आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर अपना रिवाइवल पंजाब में करने में जा रही है तो डेंट किसको ज्यादा पड़ेगा, पीटीआई को या पीएमएलएन को? शुक्रिया। यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का एक ऑब्जेक्ट होता है और वो ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलाशुबा 2018 के इलेक्शंस में जिस तरह इंजीनियर्ड इलेक्शंस था या जिस तरह सर्टेन हिडन फोर्सेस ने प्रेशराइज किया या परसुएड किया हमारे बहुत सारे लोगों को जो पार्टी को छोड़कर चले गए, लेकिन पीपल्स पार्टी इस प्रोसेस में पहले भी गुजरती रही है। और आज हम अपने रिवाइवल की ज़रूर बात करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में आज भी शेयर मौजूद है, लेकिन उस शेयर को हम हासिल करने के लिए अपने तमाम तरह एफर्ट्स करेंगे। हमारी क़यादत का फोकस बिल्कुल पंजाब में है और मैं समझता हूँ मुल्क की जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका फोकस ही पंजाब होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी नंबर ऑफ़ सीट्स हासिल करती है पंजाब में, अल्टीमेटली फेडरेशन में गवर्नमेंट वही बनाती है। और पीपल्स पार्टी जो हस्ब रवायत मैं समझता हूँ कि 1970 के इलेक्शन से ऑनवर्ड भी एक ऐसी जमात जिसका मेजर पोर्शन जो पार्लियामान में गया वो पंजाब से गया और जब भी हुकूमतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनी वो पंजाब की सपोर्ट से बनी। तो हम समझते हैं कि जो हमारा शेयर पंजाब में बनता है उसके रिवाइवल के लिए हमारे एफर्ट्स हैं और हमारी लीडरशिप का फोकस भी पंजाब है और वो राब्तों में भी मौजूद है और पॉलिटिकल फोर्सेस से हम राब्ते भी कर रहे हैं। आपने कहा कि नैयर भाटी साहब, आपने कहा कि कुछ प्रेशर था जिसकी वजह से बहुत से लोग छोड़ के चले गए, ज़बरदस्ती उनको ले जाया गया। आप क्या समझते हैं कि जिस वक्त आप पीपल्स पार्टी दोबारा पंजाब में अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने आ रही है तो क्या वो प्रेशर अब भी होगा? ऑब्वियसली अभी क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिस्टम की कॉन्टिन्यूटी में बिलीव करती रही है। हम ये मौक़िफ़ सख्त इख्तियार कर सकते थे 2018 में भी, लेकिन हम सिस्टम को कंटिन्यू रखना चाहते थे और हमने उस वक्त हार्ड पोजीशन ये नहीं ली कि हम पार्लियामेंट में नहीं जाते। हमने अपने आप को पार्लियामेंट में मौजूद रख के और अपने एफर्ट्स किए और हमें सक्सेस भी मिली। और हमने वो बाई इलेक्शंस को आप देख लें, कराची का जो रिसेंट बाई इलेक्शंस था या बाकी बाई इलेक्शंस थे, हमें वहाँ से कामयाबी मिली। और हमें समझते हैं कि वो फोर्सेस जिन्होंने सेलेक्टेड को वहाँ पे मुसल्लत किया, कौम पे मुसल्लत किया, वो तो डिलीवर नहीं कर पाए और पब्लिक तो बड़ी मायूस है उनसे। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसको आप फेडरेशन की जमात कह सकते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरेशन की जमात है। तो हम बिलाशुबा हम KPK में भी, बलूचिस्तान में भी और बिलखुसूस पंजाब में भी हम अपना हिस्सा ज़रूर लेंगे और आवाम की तायद आज भी और कमिटमेंट आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शेख की यही हम जानना चाहते हैं। ये हिस्सा जिस तरह यासर ने सवाल किया था, यह हिस्सा ज़्यादा पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के अंदर डेंट डाल के लेगी तहरीक इंसाफ के अंदर? आज इजाज़ डाल तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे,
पिछली टिकट होल्डर थे वो आपके पास आ गए, कल भी कुछ लोग आए, मंजूर भट्टू जो हैं वो भी आपके पास आ रहे हैं वापस, उन्होंने कल इशारा दे दिया, सरदार जुल्फ़िकार खोसा भी आ रहे हैं, तो ज़्यादा डेंट तो तहरीक इंसाफ को पड़ रहा है। देखिए, तहरीक इंसाफ को पढ़े या नून को पढ़े, हमने अपना ऑब्जेक्ट अचीव करना है और हमने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से अचीव करना है। हम कोई चोरी और डाका तो नहीं डालने जा रहे, हम तो अपने एक पॉलिटिकल प्रोसेस में मौजूद हैं। हम अपनी उस लेगेसी को जो भुट्टो शहीद की उसको आगे लेके चल रहे हैं और हम समझते हैं कि आवाम में आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मकबूल है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बिल्कुल वो उनमें वो कॉम्पिटेंस में भी है, वो कैपेबिलिटी भी है उन पे, और वो डिलीवर भी कर पाएंगे। और इंशाल्लाह हमसे आने वाले इंतखाबात में जब भी होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल अमर्ज होगी जैसे वो पहले एग्जिस्ट करती थी। चले बुखारी साहब, हम ये नहीं पूछते कि किस पार्टी से ज्यादा तादाद में लोग आएंगे, आप हमें वैसे ही बता दें कि कितने पुराने रुफका और साथी ऐसे हैं कि जिन्होंने वापसी का वादा कर लिया या यकीन दहानी करवा दी। देखिए जी, बहुत सारे लोग तो हमारी क़यादत से मिले हैं। आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुलाकात है, इवन मैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ पार्टी का मुझसे भी कई लोगों की मुलाकात हुई है। लेकिन ये इसको डिस्क्लोज करना ये प्री मैच्योर होगा। हम समझते हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज जब तक वो अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचती तो उनको डिस्क्लोज करना कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को दुरुस्त वो नहीं होती। हम समझते हैं कि लोग हमसे रजू कर रहे हैं, लोग मायूस भी हैं, बिलखसूस मौजूदा हुक्मरानों की कारकर्दगी से भी लोग मायूस भी हैं, उन जमातों से भी जो सिस्टम को डिरेल करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी सिस्टम को डिरेल नहीं करना चाहती। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने भारी साहब। जरदारी साहब ने आमों की बड़े स्पेशल आम जो हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भी बेचे हैं। क्या ये आम मरियम साहिबा की तरफ भी जाएंगे और कैप्टन सफदर को भी जाएंगे, या ये मोहब्बत सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की तरफ होगी? देखिए जी, जरदारी साहब इस मामले में बड़े जनरस हैं, न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क भी जो उनके फॉर्म के अपने आम हैं वो बिल्कुल भेजते हैं। तो ये एक सोशल रिलेशंस डेवलप करने की बात होती है और ये सोशल रिलेशंस डेवलप होते हैं और गुडविल की बात होती है। सियासत अपनी जगह मौजूद होती है। देखें, जब भी कोई गमी शादी की बात हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बिल्कुल शरीक होती रही है। आप देख रहे हैं कि चेयरमैन बिलावल भी, आसिफ अली जरदारी साहब भी कलसूम नवाज साहबा की वफात पे उनसे ताज़ियत करने भी गए। चेयरमैन बिलावल मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कर रहे, उनके साथ जेल भी गए। चेयरमैन बिलावल की मुलाकात हमजा साहब से भी हुई, शहबाज शरीफ साहब से भी हुई। अभी रिसेंटली जो स्टेटमेंट दी चेयरमैन साहब ने कि हमने अपने MNAs को ये हदायत की कि आपको हमने लीडर ऑफ अपोजिशन के पलड़े में डाल दिया, वो फैसला करें कि मनी बिल को आपने कैसे डिफीट करना है, वो स्ट्रेटजी इवॉल्व करें। तो पॉलिटिक्स में डायलॉग होता रहता है, वो रिजिडिटी किसी और बिलावल भुट्टो साहब ने पॉलिटिकल रिलेशन जो था वो मरियम साहिबा से भी बनाने की कोशिश की, मौलाना फजलुर रहमान से भी बनाने की कोशिश की, लेकिन वो देर पा नहीं चला। अब जरदारी साहब और बिलावल साहब अगर रिलेशन बनाना चाह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो आप क्या समझते हैं कि ये कितना देर पा हो सकता है? देखिए, बुनियादी बात यह है कि जब वो मरियम नवाज साहिबा थी तो उस वक़्त शहबाज शरीफ साहब वो जेल में थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की वो रिप्रेजेंटेशन करती थी PDM में और मौलाना फजल रहमान साहब को सरबराह बनाया गया था। लेकिन ये सारा ब्रेकअप क्यों हुआ उसके रीज़न हम पहले भी बहुत दफ़ा बयान कर चुके हैं कि हमने जो एक्शन प्लान तय किया था हम उस पर अमल दरामद करना चाहते थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की जो पॉलिसी थी, जो स्ट्रेटजी थी, उसने प्रिवेल किया और उसके रिजल्ट्स मिले PDM को। सेनेट्स के रिजल्ट्स आपके सामने हैं, बाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। हम चाहते थे कि नो कॉन्फ्रेंस मूव पंजाब में भी आए और नेशनल असेंबली में भी आए और रेजिग्नेशन लास्ट ऑब्जेक्ट था और लास्ट रिजॉर्ट था और वो मैं समझता हूँ कि उसको उसी पे अमल करना चाहिए था। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब और उन्होंने इसको एनेक्स कर दिया लॉन्ग मार्च के साथ, जो कभी भी तय नहीं हुआ था। लेकिन मौलाना फजल रहमान तो डे 1
वो तो 2018 में ओथ नहीं लेना चाहते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी ने फिर प्रिवेल किया और सेनेटली प्रिवेल्ड कि जी पार्लियामान को नहीं छोड़ना चाहिए, पॉलिटिकल फोरम्स को, पार्लियामेंट्री फोरम्स को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जस्टिफाइड थी। और क्योंकि हमने एक गलती की 1985 में, जिसको मोहतरमा शहीद ने भी रियलाइज़ किया, हमारी क़यादत भी समझती है कि जो भी पॉलिटिकल और पार्लियामेंट्री फोरम है उसमें हमें पार्टिसिपेट भी करना चाहिए और उसमें मौजूद भी रहना चाहिए। और हम समझते हैं कि आने वाले वक्त सिस्टम की कंटिन्यूटी में बिलीव करते हैं। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली ले आएगी, पार्लियामेंट के अंदर जो है वो अदम इत्माद को कामयाब कर पाएगी, अदम इत्माद लाने का कोई प्रोग्राम है, या आप चाहते हैं कि 5 साल चलते जाएं, लोग बेनकाब होते जाएं और लोग इनको देख सकें कि इन्होंने क्या डिलीवर किया और क्या नहीं किया? देखिए, जो डिलीवर किया लोग तो अभी देख रहे हैं, लोग इनकी परफॉर्मेंस को भी देख रहे हैं और लोगों की चीखें निकल गई हैं कि वो तो जो रोज़मर्रा की अशिया है वो उनकी दस्तरस से बाहर हो गई हैं। और ये जो बजट अभी रिसेंटली आया है, ये देखें, ये टैक्स पेयर्स को उन्होंने बेनिफिट दिया। 1% भी पॉपुलेशन जो है टैक्स पेयर नहीं है। कॉमन आदमी के लिए क्या किया है? हमारी क़यादत ने कहा कि हमने अपने जो हमारे MNAs की तादाद है नेशनल असम्बली में, हमने लीडर ऑफ अपोजिशन को इख्तियार दिया है कि वो उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये स्ट्रेटजी लीडर ऑफ अपोजिशन ने बनानी है। अगर हम चाहते हैं कि वो नो कॉन्फिडेंस मूव करें, हम चाहते हैं कि उस बिल को, मनी बिल को डिफीट करें। और आपको पता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो वेस्टमिनिस्टर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो उसकी रवायात है, जब मनी बिल डिफीट होता है तो गवर्नमेंट हैज़ टू गो। तो हम समझते हैं उसके लिए शहबाज शरीफ साहब को अपनी स्ट्रेटजी इवॉल्व करनी चाहिए, उन्हें किरदार भी अदा करना चाहिए। बुखारी साहब, एक आखिरी सवाल, आप मारूफ कानूनदान भी हैं, आज जो फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की अपील्स के ऊपर, उस फैसले के बाद जब अदालत ने मौक़िफ़ अपनाया कि मफरूर जो है कानून का वो हक़ समात खो देता है, आप बतौर कानूनदान और बतौर सियासी रहनुमा नवाज शरीफ साहब को मशवरा क्या देंगे? देखिए, बुनियादी बात यह है कि देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। एक है ट्रायल, एक है अपील स्टेज। वो जो ट्रायल पे फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ जो है, मतलब उसके कोई राइट्स नहीं होते, लेकिन इट्स स्टिल अ डिबेटेबल मैटर। और ऑब्वियसली मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब के जो वकील हैं वो खुद भी इस ऑर्डर को ज़रूर हायर फोरम पे चैलेंज करेंगे। और फिर वी हैव टू सी कि हायर फोरम जो है, जो सुपीरियर जुडिशरी है, वो क्या फ़ैसला करती है। लेकिन ट्रायल पे अगर कोई फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ है तो उसका राइट तो बिल्कुल रहता नहीं है। लेकिन अपील स्टेज पे एक पहले भी जुडिशरी के बहुत सारे फैसले मौजूद हैं, बड़ी बिलेटेड स्टेज पे भी अपील फाइल की गई और रिलीफ मिलती रही। और मियाँ साहब को खुद उनकी जो डिले थी उसको कंडोन किया गया। तो ये उनकी जो लीगल टीम है वो मियाँ साहब को एडवाइस करेगी। मैं समझो मेरा एडवाइस करना कोई मुनासिब बात नहीं है। आपका एडवाइस करना मुनासिब बात नहीं है, लीगल टीम एडवाइस करेगी और बखूबी समझती है केस के मुहर्रिकात क्या है। बहुत शुक्रिया नैय्यर बुखारी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। अजीम दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, जौहर टाउन लाहौर में जो सानहा पेश आया, उस सानहे के मुल्ज़िमान गिरफ्तार करने के हुकूमती दावे आज सामने आए हैं। एक ही दावा ये सामने आया कि इसका जो मास्टर माइंड था वो गिरफ्तार किया जा चुका, जिसका नाम पीटर पॉल डेविड बताया जाता है। इसमें जो सहूलतकार थे वो भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब वो शख्स जो गाड़ी चलाकर लाहौर में दाखिल हुआ और जो जाए वक़ुआ पर पहुंचा, उस शख्स की गिरफ्तारी होना बाकी है। लेकिन इसमें मुहर्रिकात अभी तक क्या अमल में आए, इसमें तहकीक में मजीद क्या पेशरफ सामने आई, कौन से हकाइक मंजर आम पे आना अभी बाकी हैं जिसकी वजह से अवाम तक वो खबर पहुंचे जिसके बायस अवाम को इस बात का इदराक हो सके कि इसके पीछे कौन से मुल्ज़िमान थे, कौन से अनासिर थे, उनका ताल्लुक किस मुल्क से था और वो क्या चाहते थे। राना साहब की तरफ रुजू करेंगे। राना साहब, आज पीटर पॉल डेविड की गिरफ्तारी की खबरें, सहूलतकारों की गिरफ्तारी की खबरें, मास्टरमाइंड का गिरफ्तार किए जाना, वो मुल्जिम का गिरफ्तार ना होना, असल हकाइक हैं क्या? पीटर पॉल डेविड की गिरफ्तारी किस तरह अमल में आई, वो पकड़ा कैसे गया, इतनी जल्दी गिरफ्तारी कैसे हो गई? देखिए, 2 चीज़ें मैं आपको बता दूं कि मरकज़ी मुल्ज़िम भी गिरफ्तार हो गए। अच्छा, मैं खबर ही आपको ब्रेक कर दूं कि इस केस के गाड़ी खुद चला के आया, मैं कह रहा हूं कि मरकज़ी मुल्ज़म भी गिरफ्तार हो चुका है।
अब बहुत से सवाल, सुबह से मैं चैनल देख रहा था, मुख्तलिफ खबरें चल रही थी, बड़ी मेहनत कर रहे थे रिपोर्टर्स। अगर इस पे कोई नहीं पहुंचा कि आखिरकार डेविड को जो पकड़ा गया है ये कौन है, कहाँ से आया। किसी ने कहा ये 1 साल पहले गाड़ी लिया, किसी ने कहा 4 माह पहले। नहीं, मैं आज आपको वो ब्रेकिंग्स देता हूँ यासर जो सुबह से किसी चैनल पे नहीं चली। ये गाड़ी, इस पे शक किस तरह गुजरा इस शख्स पे कि इस शख्स के पास ये गाड़ी चंद दिन रही है, चंद दिन। ये नहीं मैं कि आप कह सकते हैं कि चंद साल, चंद माह, नहीं। इस पे शक गुजरा कि इसके पास गाड़ी चंद दिन रही है। दूसरा, जियो फेंसिंग में जो नंबर आए उस पर इसका भी एक नंबर आया। तीसरा, जब ये यहाँ से निकल गाड़ी, आखिरकार एक शख्स से गाड़ी खरीदता है, वो गाड़ी 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, कैसी गाड़ी है, ख़रीद कर फौरी उसे क्यों फरोख्त कर देता है, किसी के हवाले क्यों कर देता है। ना इसका गाड़ी का कोई कारोबार है, ना कोई ऐसा मामला है। कराची का ये रहने वाला है, दुबई बहुत आता जाता है, लाहौर में ये आता था चला जाता था, आता था चला जाता था, गुजरांवाला में ठहरता था, कामोकी में ठहरता था, लाहौर में ठहरता था। इसका नंबर ट्रेस किया जाता है, नंबर ट्रेस करने के बाद ट्रेस किया जाता है, इसकी लोकेशन ट्रेस की जाती है, लोकेशन ट्रेस करने का रात 8 बजे से लाहौर एयरपोर्ट से पकड़ लिया जाता है, मकामी एयरलाइन से की फ़्लाइट से ये जा रहा होता है। अब आपको चलते हैं कि ये गाड़ी किस तरह पहुँच गई यासर, और गाड़ी जब पहुँची तो क्या बारूद इसमें था। ये सवाल आ रहे हैं कि बाबू साबू जब इंटरचेंज पे इसे चेक किया गया उस वक्त इसमें बारूद मौजूद नहीं था, अंदरून शहर से बारूद मुंतकिल किया गया। मैं 2 चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ, टेक्निकली चीज़ें, मुझे नहीं पता तफ्तीश करने वाले इदारे इसके हवाले से क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। पुलिस के पास तो ऐसा बेचारों के पास सिस्टम ही नहीं है कि वो गाड़ी के नीचे सीट में अगर कोई चीज़ सेट हुई हो और वो निकाल के कह दें कि जनाब ये बारूद है इसमें। उस पुलिस एहलकार ने उसे रोका, गाड़ी के कागज चेक किए और उसे जाने दिया, बस इतना सा मामला। अब मैं आपको बताता हूँ जनाब, अगर इसका लाहौर में इसकी गाड़ी में बारूद सेट किया गया है तो उसके लिए इसे कम से कम 2 घंटे दरकार होना चाहिए। गाड़ी की सीट के नीचे रखना तो सीटें खुलेंगी ना, उसके नीचे बारूद लगेगा, फिर उसके बाद रिमोट कंट्रोल के साथ, डिवाइस के साथ जब उसे करना है वो सारी एक सिस्टम बनेगा और उसको ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि जिसको कोई देख ना सके। अब जो मेरे पास इतलात हैं और ये बड़ी मुसद्दक़ का इतलात हैं, 8 बज के कुछ मिनट पर यह बाबू साहब से निकलता है। जब ये गाड़ी बाबू साहब से निकलती है उस वक्त बंदे ने मास्क पहना हुआ है, गाड़ी निकलती है, गाड़ी निकल के आगे आती है, आगे यह 3 जगह पे खड़े होकर रास्ता पूछता है। यासर मैं आपको बता रहा हूँ, यह 3 जगह से रास्ता पूछता है, जिसके शवाहद आपको CCTV कैमरों की उस फुटेज से मिल जाएंगे जो सेफ सिटी ने बड़ी मेहनत से हासिल की। उसके बाद ये गाड़ी, मैं बता रहा हूँ, 8 बज के कुछ मिनट पर बाबू साहब से निकला, उसके बाद 3 जगह से रास्ता पूछा, उसके बाद ये गाड़ी जाके नहर के ऊपर चौहटोनही के इलाका में एक मारूफ तरीन हॉस्पिटल के सर्विस रोड पे खड़ी हो जाती। 1 घंटा 3 मिनट, मैं जो आपको टाइम बता रहा हूं, 1 घंटा 3 मिनट ये उस हॉस्पिटल की सर्विस रोड पे ये गाड़ी खड़ी रहती है। इस दौरान में एक मोटरसाइकिल सवार आता है, वो इस गाड़ी वाले से बात करता है, फिर ये गाड़ी वाला उस मोटरसाइकिल वाले के पीछे चला जाता है, जिससे ये जाहिर होता है कि इसको इसने जिस टारगेट पे पहुंचना था, जो इसका टारगेट था, इसको रास्ता मालूम नहीं था। अच्छा, अब ये उस टारगेट की तरफ जा रहा है, मोटरसाइकिल वाला इसको, जो इसका सहूलतकार है, वो इसको गाइड कर रहा है। आपने एक औरत का बयान सुना होगा कि मोटरसाइकिल खड़ी हुई, उसमें से एक शख्स नीचे उतरा, उसने आगे इधर उधर देखा, अभी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे हैं कि 2-3 बार मोटरसाइकिल इधर से गुजरी और उसके बाद चले, ये जो आप देखें। अब होता क्या है, ये शख्स जैसे ही उस घर के बाहर गाड़ी खड़ी करता है जो घर खाली है, तो एक औरत साथ वाले घर से निकलती है, वो इसको देखती है, ये शख्स थोड़ा सा परेशान हो जाता है और फिर ये कहता है जी मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, मुझे पानी मिल जाएगा। यासर साहब, ये फिर वहाँ से पानी पीता है। अब ये नहीं कहता कि मैंने यहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी है, वो कहता मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, ताकि कोई पूछेगा कि गाड़ी क्यों खड़े कर रहे हो। ये वहाँ पे गाड़ी खड़ी करता है और गाड़ी खड़ी करने के बाद ये वहाँ से चला जाता है। वो मोटरसाइकिल सवार जो इससे रास्ता दिखा रहा है, ये उसके पीछे पीछे जाता है, आगे जाके ये किसी और तरफ निकल जाता है। वो मैं यहाँ पे नहीं बयान करूँगा, इसलिए कि ये तफ्तीश का कुछ ऐसा मामला है जिसके हवाले से कुछ चीज़ें हमें बिल्कुल रखनी पड़ती हैं, महफूज रखनी पड़ती हैं। या सर, ये वो अहम तरीन इंकशाफात हैं जो अभी तक किसी जगह पे नहीं आए।
अब आपको इस बात को, एक तो वो डेविड जिसके मतलब पूछ रहे हैं, इसकी एज है यासर 52 से 54 साल। सही, कराची का रहायशी, कराची का रहायशी है, 52 से 54 साल इसकी एज है, सांवला कलर है इसका, दरमियाना कद है। तस्वीर मौजूद है, इन्वेस्टिगेशन की वजह से हम दिखा नहीं सकते। अब ये हो रहा कि इसने आखिरकार वो गाड़ी क्यों दी, गाड़ी इतनी जल्दी खरीदने के बाद क्यों दी, इससे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मेरे पास जो राय मुझे कह रहे हैं, और सवाल भी ये है कि जिस दिन गाड़ी लाहौर में मौजूद है उसी दिन वो भी लाहौर में मौजूद है। अब जराए कुछ एक और बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो, ये मैं समझता हूँ कि हमारे सिक्योरिटी इदारों की बेहतरीन कामयाबी है, बेहतरीन, कि हमारे सिक्योरिटी इदारों ने तकरीबन तमाम मुलज़म पकड़ लिए। अब वो मास्टरमाइंड जो पाकिस्तान से बाहर बैठा है, जो भारत में बैठा है, जो अफ़गानिस्तान में बैठा है, जो इसराइल में बैठा है, अब उस तक पहुंचना मुमकिन नहीं है, लेकिन उसके ताने बाने, उसके सहूलतकार, उसके राइट हैंड, पैसा कहाँ से आया, किसको मुंतकिल किया, सारा कुछ हमारे अदारों ने बेहतरीन अपनी कारकर्दगी दिखाते हुए सब कुछ हासिल कर लिया। अब यासर आपको एक और बड़ी खबर देते हैं। इस वाक़े में जो टारगेट था, उस टारगेट पे 3 लोग थे मजीद, और पहला निकाम, दूसरा निकाम, तीसरा निकाम उसके बाद। लेकिन ये एक बहुत बड़ी हमारी, ये भी कानून नाफज करने वाले इदारों की कामयाबी है कि फौरी तौर पर एक्शन हुआ, इतनी तेज़ी से काम हुआ जो पहले हिस्ट्री में नहीं हुआ, कि पहले के बाद जो दूसरा तीसरा टारगेट था उससे भी नाकाम कर दिया गया। बहुत सी चीज़ें जो है वो मंजर-ए-आम पे नहीं आ सकती। तो यासर ये वो हक़ाइक़ थे जो आवाम जानना चाहती है। अब 8 बज के कुछ मिनट पर वहाँ से निकलने वाली गाड़ी 3 अफराद से रास्ता पूछती है, फिर लाहौर के एक मारूफ तरीन प्राइवेट अस्पताल के बाहर सर्विस रोड पे खड़ी रहती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सेफ सिटी के कैमरे जो है। कितने थे अभी तक जो गिरफ्तार हुए? सहूलतकार कितने थे जो अभी तक गिरफ्तार हुए? देखिए मेरे पास जो इतला है, चूँकि ये 5 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। सही, मज़ीद जो है, चूँकि इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारों ने कितने लोगों को सामने लाना है, कितनों को सामने नहीं लाना, कितनों को अभी खुफिया रखना है, ये सारा उनकी एक तफ्तीश का अमल होता है। मुश्तबा अशखास की गिरफ्तारियाँ भी अमल में आई होंगी, लेकिन अभी 5 अशखास की अगर गिरफ्तारी जाहिर की जा रही है तो मुख्तलिफ जावियों से इस वक्त तहकीक के दायरा कार को बढ़ाया जा रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों के बाद हक़ाइक़ क्या मंजर आम पे आते हैं, पेशरफ्त मजीद क्या होती है, और उन अनासिर की निशानदही किस हद तक मुमकिन हो सकती है। नाज़रीन, देख रहे हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस के हवाले से, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की जो अपील की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई है, और इस बुनियाद पर मुस्तरद की गई कि कानून का जो मफरूर है वो हक़ समाअत खो देता है। अब इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नई हिकमत अमली क्या होगी? दूसरी जानिब मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें जो हैं वो समाअत के लिए मंजूर हो चुकी हैं। उधर जब मरियम नवाज़ ने यह मुतालबा किया था कि आप नवाज़ शरीफ की ज़िंदगी की गारंटी दें तो मैं आज की शाम की फ़्लाइट से उन्हें वापस बुला लूँगी, तो वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने यह कहा है कि एयरपोर्ट से लेके उनके पाकिस्तान में आने वाले दिन घूमने फिरने के लिए हम रेंजर्स और FC देने को तैयार हैं, वो वापस आएँ तो सही। ज़िंदगी की गारंटी हम नहीं दे सकते, सिक्योरिटी वो जितनी चाहेंगे हम दे सकते हैं। तो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली क्या होगी? राना साहब की तरफ रुजू करते हैं। राना साहब, इस वक्त आज का जो फैसला है, आज के फैसले के साथ साथ ही आज ख्वाजा आसिफ साहब की घर को वापसी भी है, तो इस पूरे सियासी मंजरनामे में एक तरफ तो रिलीफ भी है अदालतों से ही, और दूसरी तरफ अदालतों से कदगन भी है कि आप वापस आएँ, गिरफ्तारी दें, वापस आ जाएं, तो फिर आप अपील का हक दोबारा रख सकते हैं, आप फिर से कह सकते हैं कि समाअत की जाए। तो क्या मियाँ साहब वापस आएंगे या फिर अपील का हक मुस्तकिल खो देंगे? यहाँ सर मियाँ साहब वापस नहीं आ रहे, ये आपको मैं मुस्तद का इतला दे रहा हूँ। मियाँ साहब बिल्कुल वापस नहीं आ रहे, और मियाँ साहब गए वापस आने के लिए नहीं थे। मियाँ साहब उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक हालात उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होंगे। मरियम साहिबा की गुफ्तगू से आप अंदाज़ा लगा लें, उन्होंने बिल्कुल वाज़े का देख गारंटी उन्होंने मांगी, शेर रशीद ने गारंटी दे दी, अदालत ने कह दिया वो मफरूर हैं, वो अगर सरेंडर करते हैं या गिरफ़्तार हो जाते हैं तो फिर आकर पेश हो जाएं तो हम उन्हें
उनकी अपील जो है सुनने ना सुनने का फैसला कानून के मुताबिक करेंगे। अब बड़ी क्लियर सी और साफ सी बात है, अब तो देखना यह है कि क्या मरियम साहिबा जिस गारंटी को मांग रही थी हुकूमत ने वो दे दी है। अदालत में वो एक पिटीशन दायर कर सकती हैं या सर कि मियाँ साहब आने के लिए तैयार हैं अदालती इस फैसले के बाद, और आकर वो पाकिस्तान के अंदर अपना सियासत भी करना चाहते हैं या पाकिस्तान के अंदर मुकदमात का सामना करना चाहते हैं, अदालत उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने, यानी वो तहफ़्फ़ुज़ जिसका उन्हें डर है कि नहीं मिलेगा, अदालत फैसला दे देगी। अदालत हमेशा बेहतर करती है। अब मामला ये हुआ है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की सज़ा के बाद, सज़ा की बहाली अपीलें खारिज होने के बाद मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़ा शोर मचा है। कुछ लोगों ने मरियम साहिबा को ये कहा, जो आज भी तारीख पे गए थे, फैसले के वक्त गए थे, उसके बाद मरियम से रब्ता किया मरियम साहिबा से, कुछ ने कहा कि मरियम साहिबा अब आपको खुल के मैदान में आना होगा। ये मैं आपको बिल्कुल वो बात कह रहा हूँ जो 100% हकीकत है, और आप अब इंतज़ार ना करें। तो जिस पर मरियम ने कहा कि अभी मुझे कुछ मजबूरी है, मैं पहले बात कर लूँ। अब किससे उन्होंने बात करनी थी आपको पता है, उन्होंने वहाँ बात की तो वहाँ कहा गया नहीं, अभी शहबाज शरीफ साहब जो है, मियाँ शहबाज साहब हैं, इन्हें 6 माह 7 माह काम करने दें, अगर इनके ये वादों के मुताबिक वो नहीं मिलता हमें समर, तो फिर हम आप बिल्कुल सियासत में आ जाइएगा। आप एक और चीज़ देखें, जहाँ मुस्लिम लीग नून के अंदर अब ये बहस छिड़ गई है, लेकिन हर सूरत में मरियम के करीबी लोग चाहते हैं कि मरियम जो है वो सियासत में आए, मरियम इन हो के ये सब कुछ करे। तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जो है वो वाज़े कह चुके हैं, बिल्कुल पैगाम दे चुके हैं कि अगर मेरी टांगें खींची जानी है और मेरी बात नहीं मानी जानी तो फिर मैं चुप करके घर बैठ जाता हूँ, मैं आपकी मुखालफत नहीं करूँगा। लेकिन यासर एक और चीज़ आज देखें, आज एक ज़मानत हुई है ना, हाँ जी, ख्वाजा आसफ साहब की, कहते थे अस्पताल में रहेंगे लेकिन चले गए, वापस चले गए, वो छोड़ देते हैं अस्पताल में। क्या वहाँ पे हमजा गया, मरियम साहिबा गई? नहीं। मुस्लिम लीग नून की कोई अहम शख्सियत गई? किसी ने वहाँ इस्तकबाल के लिए कुछ किसी लोगों को भेजा? यहाँ पर तो मियाँ जवेल के इस्तकबाल के लिए आप ट्वीट्स की सियासत हो रही है, अब ट्वीट्स तो की गई नहीं भाई, ट्वीट्स की गई ना। मुझे एक बात बताएं, आप मियाँ जवेल लतीफ के लिए तो मदद भेज सकते हैं, इतने एमएनए लाहौर में है, एमपीए लाहौर में है, क्यों नहीं गए? मुझे बताएं, एमपी एमएनए लाहौर में है, कोई चला ही जाता ना वहाँ पे, ट्वीट्स हो सकता, जाके उन्हें मिल लेते यार, उनके इस्तकबाल कर देते, वैसे ही उन्हें मुबारकबाद दे देते। कितने लोगों ने मुबारकबाद दी है? तो इससे आपको नज़र आना चाहिए कि नून लीग के अंदर वाज़े ग्रुपिंग है, और ये जो वाज़े ग्रुपिंग है ना, ये आने वाले दिनों में नून लीग के लिए ख़तरा होगी। राना साहब, आप क्या समझते हैं मरियम नवाज साहिबा की मजबूरियां कब तक कायम रहेंगी? अब वो जो कारकुनान है वो तो फिर ये शिकवा करेंगे ना, तेरा क्या है कि तू फिर से कोई मजबूरियां रख दे, हमारी कुर्बतों के दरमियान जो दूरियां रख दे। तो क्या ये कारकुनान और मरियम नवाज साहिबा की जो दूरियां हैं ये कम होंगी आने वाले दिनों में? अवामी सियासत का आगाज़ होगा या अभी बैकफुट पर ही रहेंगी? नहीं, मेरी इत्तला के मुताबिक मरियम नवाज काफ़ी अर्सा तक बैकफुट पे रहेंगी। अच्छा, काफ़ी अर्से तक। अब मरियम नवाज़ का जो सारी तवज्जो है ना, वो है कि किसी तरीके से जो उनकी 4 या 5 जुलाई ग़ालिबन हुई है, डेट फिक्स हुई है ना उनकी समाअत के लिए 4 या 5 अपील्स की, अगर तो मरियम को उसमें रिलीफ मिल जाता है तो फिर तो मरियम जो है वो सियासत ज़रूर करेंगी, लेकिन फिर भी वो वाली सियासत नहीं करेंगी जो पहले कर रही थी। फिर ये होगा कि मरियम जो है वो एक सुकून में आ जाएंगी कि चलें मियाँ बड़े मियाँ साहब नहीं तो मैं तो कम से कम हुकूमत की किसी ऐसी जगह बैठ सकती हूँ आके आने वाले दिनों में कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए कुछ कर सकूँ। फिर ये इस तरफ काम चलेगा। लेकिन अभी मरियम खामोश रहेंगी और ये खामोशी काफ़ी अरसे तक रहेगी। उनकी जो चीखो पुकार होगी ना, या उनका जो गुस्सा होगा वो हुकूमत पे होगा। अब वो गुस्सा वो नहीं होगा कि वोट को इज्जत दो और दूसरे जो मामला थे वो नहीं होंगे। राना साहब, आगे बढ़ के बात कर लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, जो पंजाब में इस वक्त डेरे डाली हुए है और पंजाब में आने वाले दिनों में जो डेंट ज़्यादा पड़ता नजर आ रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है। इसकी बड़ी वजह आपको क्या लगती है? पीपल्स पार्टी के जी अंदर बात जो हुई, उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ ने हमारी जगह ली है। देखिए, आप हमें एक चीज़ सोचनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर 2 पार्टियों के दरमियान वोट थे, तीसरा वोट नहीं था। पीपल्स पार्टी का था या नून लीग का वोट था। अब तहरीक इंसाफ के आने से सबसे ज़्यादा लूज सीटें किसने की? पीपल्स पार्टी ने की ना। पीपल्स पार्टी के लोगों का कहना है कि हमारी सीटें लूज होने से हमारा वोट बैंक जो है वो शिफ्ट हुआ है तहरीक इंसाफ की तरफ, और हम तहरीक इंसाफ का वोट बैंक जो है वो हमारा वोट बैंक है, हम उसे वापस लेंगे। ये दावा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। अब देखें, आज एजाज डियाल लाहौर से, भाई
जहाज डियार लाहौर से तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर थे, चंद दिन तक बड़े एक्टिव थे और बड़े ज़िम्मेदार थे, वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। मंजूर भट्टो ने इशारा दे दिया बल्कि शामिल हो गए। आने वाले दिनों में मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास इतला ये है कि 3 MNA और 6 MPA ये कमिटमेंट कर चुके हैं। 6 MP और 3 MNA ये कमिटमेंट कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने किस वक्त बाकायदा ऐलान करना है इसका फैसला भी नहीं हुआ। और उसके बाद आप मत बोलें कि यासर कि हो सकता आने वाले दिनों में बहुत बहुत बड़े नाम जो हैं वो शामिल तो ना हो, लेकिन इत्तेहाद में चले जाएं पीपल्स पार्टी के साथ आइंदा इंतहाबी इत्तेहाद में। PTI से? हाँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ PTI से इंतहाबी इत्तेहाद में जा सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल ये बड़ी हकीकत वाली बात कह रहा हूँ। मैं नाम लेना नहीं चाहता, मेरे पास नाम मौजूद है। देखिए, हमने मंजूर भट्टो साहब का नाम लिया था। जनूबी पंजाब से? जनूबी पंजाब से हैं, एक पोठोहार से भी हैं। अच्छा। मैं ये बिल्कुल आपको कह रहा हूँ, ये कुछ होने जा रहा है। कमिटमेंट्स हो चुकी हैं, मामला तय हो चुके हैं, सिर्फ अब इंतज़ार हो रहा है कि किस वक्त में परिंदों ने उड़ना है और उड़ के परिंदों ने जाके किस शाख पे बैठना है। शाख का भी इंतहाब हो चुका है। शाख पे बैठने के बाद उन परिंदों को वहाँ पे कितनी जगह मिलेगी। तो आज क्या फिर वज़ीर आला पंजाब और चौधरी परवेज़ इलाही की जो मुलाकात है वो इसी खदशात पे हुई है? ये भी आप कह सकते हैं। देखें, चौधरी बरादरान जो है 2023 तक नहीं हुकूमत छोड़ेंगे। वो तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो साथ छोड़ जाएंगे, अब चौधरी बरादरान ही मुत्तहिद रखने में किरदार अदा कर रहे थे इतने अरसे से, नहीं, तो उनके सामने रोना तो रोएंगे ना। देखिए, जिन लोगों ने जहाँ पर जो कमिटमेंट कर ली हुई है ना, अब आप कहें कि वो कमिटमेंट ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मैंने आपसे उस दिन भी बहुत देर पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि जुलाई का महीना जो है ना, वो गर्मी तो गर्मी है, लेकिन सियासी गर्मी बहुत है और हुकूमत जो है इसको कोई बड़े डेंट पड़ने वाले हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, हुकूमत को बड़े डेंट पड़ने वाले हैं यासर। और ये हुकूमती जो डेंट है साहब, अपोजिशन की मैं बात करता हूँ, अपोजिशन की बात को आगे बढ़ाएंगे। APC जो बुलाई जा रही है, APC में क्या आपके नज़दीक मौलाना फजलुर रहमान शिरकत करेंगे? मेरी इतला है कि मौलाना फजलुर रहमान का वफद शिरकत करेगा। खुद क्यों नहीं करेंगे? तबीयत तो नासाज है नहीं इतनी। नासाज नहीं है। मौलाना साहब ने बड़ा बुरा बनाया है। उन्होंने कहा, जब मैंने PDM बनाई हुई थी, जब एक मुत्तहिदा अपोजिशन मैंने बनाई हुई थी, तो ये APC उस पर क्यों नहीं हो रही, उसके प्लेटफॉर्म से क्यों नहीं हो रही? उस पर फिर बिलावल भुट्टो साहब या आसिफ जरदारी साहब तो नहीं ना होंगे। तो अब जिसमें ये आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो होंगे और मौलाना साहब वहाँ जाएंगे, तो फिर बात किसकी मानी जाएगी? मौलाना साहब ने हदशे का इजहार किया है कि मैं उस सूरत में आऊँगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ लफ्ज़, उस सूरत में आऊँगा कि अगर वहाँ पर मुझे PDM की तरह इज्जत दी जाए। अब वो होना नहीं, सही, वो किसी सूरत नहीं होना। और मैं ये जो इसीलिए ये जुलाई में जा रही है, ये जो जून में होते ना, ये जुलाई में जा रही है कि काफ़ी फड्डे नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है मौलाना साहब एंड वक्त पे कहें जी PDM का वफद इसमें शिरकत करेगा, इसकी भी शुनीद है। और अगर मौलाना साहब आते हैं तो फिर सियासी सफ़र में किसी ना किसी का सफ़र जो है वो मज़ीद तवील हो जाएगा। ब्रेक पे जाना है। सियासी खेल की हम बात कर रहे हैं, तो सियासी खेल के साथ साथ इस वक्त क्रिकेट के खेल की भी बात कर लेते हैं। आज पाकिस्तान सुपर लीग 6 का फाइनल मैच खेला जा रहा है। आप भी क्रिकेट के काफ़ी शौकीन हैं। इस वक्त जीत किसी की भी हो, पाकिस्तान में जहां जहां भी पाकिस्तानी मौजूद हैं वो टीम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या समझते हैं मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान ये जो फाइनल मार्का है, दूसरी बार पेशावर ज़ल्मी ले जाएगी या मुल्तान सुल्तान्स जीत दिखाएगी? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की। जीते कोई भी, जीत पाकिस्तान की है, जीत क्रिकेट की है, हार दहशतगर्दी की है, हार उन कुव्वतों की है जो पाकिस्तान में क्रिकेट का फ़रोग नहीं चाहते। लेकिन मैं आपको एक बात, तो मैंने आज एक बड़े मारूफ शख्स से बात की। मैंने कहा, यार कौन जीतेगा मैच? उसने कहा, यार अगर एक टीम उसकी है जो पाकिस्तान में हुकूमत बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है, जोर तोड़ का मास्टर है, तो फिर किस तरह हो सकता है उसकी टीम ना जीते? तो देखें, जहांगीर तरीन की टीम है और जहांगीर तरीन एक मैच तो जीत चुका है ना, सियासी मैच, पहला सियासी मैच वो जीत चुका है। तो हो सकता है जहांगीर तरीन को सियासी रंग दे रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मुझे किसी ने कहा, मैं नहीं कहता। देखें, हमारी तरफ से जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये किसी ने मुझे कहा, जिसने मुझे कहा भी जीते, जीत पाकिस्तान की है। दिल लगाकर तमाम खिलाड़ी खेल भी रहे हैं और शायकीन क्रिकेट जो हैं वो उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी जीते तो जश्न बराबर होना चाहिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। नाज़रीन, इस वक्त बजट पर जितनी बहस हो चुकी है, मुल्क की मौशी जो सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल में फ्लावर मिल्स की जो बंदिश है, उनका जो बायकॉट है, आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से उनके जो डीलर्स हैं उनके बायकॉट का जो इंदिया है, मौशी एशारिये जो हैं, डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जो है, तो अवाम के हक में क्या बेहतर है क्या नहीं, हुकूमती मौक़िफ़ कितना सच है, अपोजिशन का मौक़िफ़ कितना गलत है, या अपोजिशन का मौक़िफ़ सच और हुकूमती मौक़िफ़ कितने फीसद गलत है, इस सारे मंजरनामे पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत उमर डोगर। डोगर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डोगर साहब, हमारे मौशी अशारिये भी मस्बत समत में गामजन हैं, हमारे कर्जों की इकसात भी वापस हो रही हैं, एक किस्त जो हमें मौसूल होनी थी कर्ज की मद में वो डिले हो गई, वो सितंबर में जाके मिलेगी। तो इस पूरे मंजरनामे में क्या ये बजट वाकई आवाम के हक में है या फिर ऑपोजिशन का जो मौक़िफ़ है वो किसी हद तक दुरुस्त है? यासिर साहब और राना साहब, मेरा ख्याल है कि बजट इन हालात में एक बेहतर बजट पेश किया गया है नए फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, और जितना भी अच्छा होता अपोजिशन का रवायती तरीका तो यही है कि क्रिटिसाइज़ किया जाए और गवर्नमेंट को बदनाम किया जाए। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट के लिए तकरीबन 2000 अरब मुख्तस किए हैं, तो जब ये पैसा आएगा सर्कल में तो इससे उम्मीद है कि ग्रोथ रेट बेहतर होगा, और ग्रोथ रेट बेहतर होने से कारोबार के मौके थोड़े से बेहतर होंगे जो पिछले 2-3 साल काफ़ी मसाइल में रहे हैं। और महंगाई का जो ज़्यादा असर है वो भी इसलिए आवाम पे ज़्यादा गिरा है क्योंकि एक तरफ आमदनी कम हो रही है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, लोगों की जॉब्स में जो सैलरीज़ हैं कई इदारों में वो कम की गई हैं कॉस्ट कटिंग के नाम पे। तो जहाँ कुव्वत ख़रीद लोगों की कम हो रही है तो दूसरी तरफ महंगाई बढ़ने से वो बहुत मसाइल ज़्यादा हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप कहते हैं बड़ा अच्छा बजट है, हमें इस पूरे बजट में कोई एक ऐसा रिलीफ दिखा दें। चलें, जब शुरू होगा मामला उस वक्त होंगे, लेकिन आम आदमी जो है वो इस पे चीख रहा है, कोई चीज़ कम नहीं हुई, किसी चीज़ में कमी नहीं आई बल्कि इजाफा हो गया। राना साहब, आपका बात बिल्कुल लॉजिकल है, लेकिन राना साहब बात यह है कि पीपल्स पार्टी के दौर में 19% तक भी महंगाई रही है। अब फूड इन्फ्लेशन जो है वो 15% है और बाकी महंगाई 10 से 11% है। असल जो चैलेंज है ना वो ये है कि चूंकि ग्रोथ रेट पिछले साल -0.4% रही है, इस साल गवर्नमेंट दावा कर रही है कि वो 3, 3.5 या 3.9 तक भी ले जाने में कामयाब होगी। तो जब लोग बेरोज़गार होंगे, घर में पहले 3 लोग रोज़गार थे, अब 2 लोग रोज़गार हैं, उन 2 लोगों के लिए भी तनख्वाहों में पहले इजाफा हुआ करता था। अब स्वाय गवर्नमेंट के प्राइवेट सेक्टर में तो खर्चा बचाने के लिए आपने देखा होगा कि अक्सर इदारों में तनख्वाहें कम की गई हैं, अलाउंसेस कम किए गए हैं, तो इस वजह से वो बड़ा नागवार गुजरा आवाम के लिए। आपने जो बात की बजट के अंदर, वो बजट के अंदर तकरीर से तो एकदम तो नहीं फ़र्क आएगा, फ़र्क तो तब आएगा कि 2000 अरब का जो गवर्नमेंट ने वादा किया है कि वो पब्लिक स्पेंडिंग करेंगे, उससे जब 2000 अरब के पैसा आएगा सर्कल में, उससे जब गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड होंगे, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। इस गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा मसला राना साहब, बातें बहुत अच्छी होती हैं, तकरीर बहुत अच्छी होती हैं, प्राइम मिनिस्टर की तकरीर तो बहुत ही सहर अंगेज़ होती है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है और जो कि ब्यूरोक्रेसी ने करनी होती है तो वो आवाम तक समरात नहीं पहुँचते। उन्होंने 2000 अरब का अगर वादा किया है, अगर ये 2000 बजट वाकई खर्च हो जाते हैं तो इकॉनमी का सर्कल चलेगा, लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे, और अगर लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे तो फिर महंगाई का मुकाबला करना भी पॉसिबल होगा। तो सबसे बड़ा रिलीफ तो मैं समझता हूँ आवाम के लिए ये है कि 2000 अरब पब्लिक स्पेंडिंग के लिए खर्च किए जाएंगे और उससे कारोबार के चलने में, खासतौर पर एसएमईज़ के चलने में इम्कानात बढ़ जाएंगे। डॉक्टर साहब, इस वक्त बज़ाहिर हमें जवाब ये चाहिए कि हुकूमत बजट खसारा कहाँ से पूरा करेगी, किस मद में वो पैसे आवाम से वसूल किए जाएंगे, या फिर वो जो कर्ज़ों की मद में आप पैसे ले रहे हैं उससे वो बजट खसारा पूरा किया जाएगा। दूसरा ये कि अगर डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव देखने में आए, उसकी कीमत बढ़ जाए, तो हमें यह कहा जाता है किस्त नहीं मिली जिसके डिले होने की वजह से कीमत बढ़ गई, लेकिन आज अगर कीमत में कमी वाकई हुई है तो उसकी वजह नहीं मालूम पड़ती कि वो कमी फिर किस वजह से हो गई। देखें, पाकिस्तान का पिछले 1-2 सालों में जो ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट है वो ज़रा बेहतर रहा है, बट अब चूंकि बजट पेश किया गया है जिसमें ग्रोथ की बात की गई है, खर्चे की बात की गई है,
तो उससे हमारी इंपोर्ट्स के बढ़ने के चांस हैं। तो इंपोर्ट चूंकि अब बढ़ेगी और तजारती के साथ खसारा दोबारा बढ़ने का चांस है, इसलिए अब रुपए पर थोड़ा सा प्रेशर आना शुरू हुआ है, जिससे कुछ 20 पैसे, 40 पैसे, 60 पैसे का फ़र्क आना शुरू हुआ है। तो हमें ये तैयार रहना चाहिए कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर ये रुपया जो है वो थोड़ा सा 2 से 5 रुपए मज़ीद कमज़ोर हो सकता है। जहाँ तक बात है बजट खसारे की, आसान तरीका तो हर गवर्नमेंट के लिए होता है कि कर्ज़े लेके ख़ास तौर पे लोकल बैंक से इसको पूरा किया जाता है, और जो तजारती खसारा या करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इंटरनेशनल लोन्स लेके IMF से और दूसरे कमर्शियल बेसिस पे पूरा किया जाता है। लेकिन ये कोई मसले का मुस्तकिल हल नहीं है। इसी वजह से हमारा पूरा बजट जो है वो कर्ज और उनकी अदायगियों पर ही खर्च हो जाता है। तो असल में ये तो मसला तभी हल होगा जब पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, इंटरनेशनल पेमेंट्स तब हमारी बेहतर होंगी, और दूसरा लोकली तौर पे हम अपना टैक्स बढ़ाएंगे। कौमी इमलाक जो है उन्हें कहा जा रहा है कि जनाब इनको गिरवी रखा जा रहा है, गिरवी रख के पैसा लिया जा रहा है, बॉन्ड लिए जा रहे हैं, और इस पर बड़ा एक शोर मचा है। क्या ये पहली दफ़ा हो रहा है? इससे पहले नहीं हुआ था? और अगर ये हो रहा है तो क्या ये दुरुस्त है? राना साहब, माजी में भी 2 जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स रही हैं, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उसमें भी अंधाधुंध कर्जा दिया गया, और बल्कि ऐसी चीज़ें, लाहौर में मेट्रो ट्रेन के लिए अरबों डॉलर कर्जा लिया गया, और उसका हालांकि हर साल का, हर महीने का, हर दिन का भी तो जो खसारा है वो हमारे आपके टैक्स से जाना है। तो हमारी तो आदत पड़ गई है कि हम कर्जे लेके पुरतश ज़िंदगी गुजारते हैं एज ए कौम, और फिर सियासी नारे लगाए जाते हैं और फिर लोगों से वोट मांगे जाते हैं कि हमने खर्चा किया। खर्चा किसी की जेब से तो नहीं किया, वो हमारे और आपके टैक्सेस से पे होता है उसका। सही, यानी इस वक्त जो अपोजिशन का मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से कि ये कौमी इमलाक को गिरवी रख कर जो कर्ज लेंगे उससे नुकसान पहुंचेगा, लेकिन उन्हें अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए कि माजी में भी इस तरह की रिवायात अपनाई जाती रही हैं। बहुत शुक्रिया उमर डोगर साहब, इस हवाले से अपना वक्त नाज़रीन दिलास स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।